नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है, अभी इस YouTube चैनल के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था की जो हमारी लिस्ट है, जो हमारी प्ले लिस्ट है, वो चल रही है। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हम लोग कर रहे थे भारत के संविधान को भागों के अंदर बांट के, यानी भाग नंबर 1 से शुरू किया था और 6वां भाग है जो हमारा खत्म होने को आया हुआ है। ठीक है, एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा की है। आज भाग नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 213 से लेके 224 तक। कल जो हमने किया था 212 तक पढ़ लिया था, अनुच्छेद 200 से लेके 212 तक कल की क्लास में आप देख लेना, कल की क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 213 के अंदर क्या दे रखा है। 213 के अंदर क्या बोल रहा है? विधानमंडल के विश्रांति काल के में अध्यादेश प्रस्थापित करने की राज्यपाल की शक्ति। यानी जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उनको विश्रांति काल प्रदान करने के लिए राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति होती है। उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है, उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है तो उस समय को छोड़ देना है। ठीक है, या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करने के लिए उसे आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उस परिस्थितियों की अपेक्षा प्रतीत होंगे। अध्यादेश का मतलब ये क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है, उदाहरण के लिए जैसे आप समझना, ये विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, विधानसभा और दूसरा कौन सा होता है? विधान परिषद। ये दोनों ही सत्र के अंदर नहीं है। जैसे अभी बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र के बाद में क्या आएगा? मानसून सत्र आएगा। मानसून सत्र आएगा, मानसून सत्र के लिए इन दोनों के बीच में जो 2 या 3 मंथ का गैप होता है ना, इस 3 मंथ के समय के लिए क्या होगा? इस 3 मंथ के समय के भीतर अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न आ जाती है जिसके लिए राज्यपाल को अध्यादेश या ऐसा कोई कानून बनाना पड़ जाए जो राज्य के लिए आवश्यक हो, तो राज्यपाल बना सकते हैं, जिसे क्या बोला जाएगा? राज्यपाल का अध्यादेश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जिसे राज्यपाल का अध्यादेश बोला जाएगा। और राज्यपाल का अध्यादेश कब तक जारी रहता है, उन सब के बारे में चर्चा इसी के अंदर करेंगे। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकेगा। यदि राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करेगा तो उसे राष्ट्रपति से पूछना होगा। यदि किस कंडीशन के अंदर पूछना होगा? यदि राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा विधानमंडल के पुनः समन्वित होने से 6 सप्ताह की समाप्ति या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसे अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है, तो यदि विधान परिषद है तो दोनों सदन सहमत हो जाते हैं। यथाशीघ्र संकल्प में पारित होने पर या विधान परिषद द्वारा संकल्प में सहमत होने पर परिवर्तनीय नहीं रहेगा और राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस ले लिया जाएगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? जैसे राज्यपाल ने, ये विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर प्लस ये क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अभी राज्यपाल कोई भी अध्यादेश लेके आई, कोई भी अध्यादेश लेके आई। अध्यादेश कब आता है? जब राज्य के अंदर विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए और दोनों में से कोई भी सदन क्या है? आपके पास उपस्थित नहीं है। अभी जैसे विधान परिषद वाले राज्यों के अंदर तो विधान परिषद रहेगी, वो तो परमानेंट ही है। लेकिन विधानसभा वाले जिसके अंदर विधानसभा ही है तो वो तो परमानेंट नहीं है ना, उनका तो कभी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो राज्यपाल कानून बनाएगा, क्या बनाएगा? राज्यपाल कानून बनाएगा। वो कानून 6 माह और 6 सप्ताह, 6 माह है और 6 सप्ताह का टाइम होता है इस कानून का। अभी 6 माह का टाइम कैसे होता है? तो 2 सत्र, जैसे बजट सत्र और मानसून सत्र, बजट और मानसून सत्र के बीच में, इन दोनों सत्रों, संसद के किसी भी या विधानमंडल के किसी भी 2 सदनों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है। कितनी हो सकती है? 6 माह की अवधि हो सकती है। 6 माह तो ये हो गए,
और जब सत्र, ये देख लेना, जब विधानमंडल पुनः समवेत होने से 6 माह की समाप्ति पर, 6 माह तो ये हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में अधिकतम अवधि 6 माह की, और जब विधानमंडल दोबारा आ जाएगा तो 6 सप्ताह, तब इनको बोल दिया गया 6 सप्ताह का समय, तब इनको बोल दिया गया है। तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के अध्यादेशों की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो आपको लिखना है 6 माह और 6 सप्ताह। कितनी हो सकती है? 6 माह और 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तो आपको संविधान के अंदर ही दे रखा है, लेकिन 6 माह कहां से लिया गया है? जो बजट या मानसून सत्र या संसद के 2 सत्रों या विधानमंडल के 2 सत्रों की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है, तो 6 माह वहां से ले लो और 6 सप्ताह आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, इनके बीच में अगर दोबारा ये आ गया ना, दोबारा विधानमंडल आ गया, विधानमंडल को जो राज्यपाल ने कानून बनाया है उसको पारित करना होगा विधानमंडल को। चाहे आपके पास एक सदन है तो विधानसभा कर देगी, दोनों सदन है तो दोनों सदनों को पारित करना होगा। अगर तो उन्होंने पारित कर दिया फिर तो वो कानून बन जाएगा। अगर उन्होंने वो पारित नहीं किया तो राज्यपाल अपने द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर लेंगे? वापिस ले लेंगे। क्या कर लेंगे? राज्यपाल किसी भी समय पर अपने द्वारा जो अध्यादेश उन्होंने जारी किया था उसको वापिस ले सकते हैं। ये बात इसके अंदर बताई गई है। इसके बाद में इसके अंदर क्या बोला गया है? राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपको ये याद रखना है, 213 अनुच्छेद है। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार जारी करता है? 213 के अनुसार। राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। क्या होता है अध्यादेश? अध्यादेश क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया, अध्यादेश एक कानून होता है। चलो दोबारा इसको एक बार और पढ़ते हैं। दरअसल जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता, यानी इनका जब सत्र नहीं चल रहा होता, तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालीन जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकती है। किसकी अनुमति से कर सकती है? राज्यपाल या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश में संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती है, यानी अध्यादेश राज्यपाल लेके आएगा और राज्यपाल जो अध्यादेश लेके आएगा, अध्यादेश को कानून बोला जाता है। राज्यपाल जो कानून बनाएगा उसके अंदर ही जो विधानसभा द्वारा कानून बनाया जाता है ना, सेम कंडीशन सेम शक्तियां होगी। ठीक है, लेकिन इस अध्यादेश को 6 महीने के भीतर संसद या राज्य विधानसभा के अंदर अगले सत्र में पेश करना अनिवार्य होता है। 6 माह या 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह का इसका टाइम होता है। अगर इतने में ये पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये अपने आप ही समाप्त मान लिया जाता है। यदि सदन के उस विधेयक को पारित कर देते हैं तो यह कानून बन जाता है। यदि आपने पेश किया विधानसभा के अंदर और इन्होंने पारित कर दिया तो यह कानून बन जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। जबकि निर्धारित समय में सदन से पारित नहीं होने की स्थिति में अध्यादेश समय समाप्त हो जाता है। यानी अगर 6 माह है और 6 सप्ताह के भीतर ये पास नहीं होता तो इसे अपने आप ही समाप्त किया हुआ मान लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि सरकारें एक ही अध्यादेश को बार बार जारी करती हैं। ये तो चलो राजनीति की बातें हैं, इसको आप छोड़ो, कम गौर करो। लेकिन आपको यहाँ तक जरूर याद करना है भी अध्यादेश का समय कितना होता है? 6 माह और 6 सप्ताह। ठीक है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं क्या नेक्स्ट के अंदर 214 अध्यादेश का कहां पे है? 213 के अंदर। 214 के अंदर क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होता है? प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य का अपना क्या होता है? उच्च न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय देश का एक होता है और उच्च न्यायालय राज्य का एक होता है। आपको इतना याद रखना है। प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा, ये बात 214 के अंदर बोली गई है। संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। इसके लिए संसद को यह शक्ति प्राप्त है भी वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय, या 2 या 2 से अधिक राज्य हों प्लस उनके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी हों, तो इन सभी के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम का गुवाहाटी हाईकोर्ट है। इन 4 राज्यों का क्या है? एक ही हाईकोर्ट है। ठीक है,
यह प्रावधान कहाँ पे हुआ था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था। भी संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकती है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। और उदाहरण के लिए एक और लिख लेना, पंजाब आपका एक राज्य आ जाएगा, हरियाणा आपका एक राज्य आ जाएगा, लेकिन चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या आ जाएगा? चंडीगढ़ आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सब का क्या हो जाएगा? सबका इनका संयुक्त क्या है? संयुक्त हाईकोर्ट है इन तीनों का। ये देख लेना, असम, गुवाहाटी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, 4 राज्यों का एक है। और पंजाब और हरियाणा राज्य आ गए, और चंडीगढ़ क्या आ गया? यूनियन टेरिटरी है ना चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का संयुक्त हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर ही है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या देखते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली का बॉम्बे हाईकोर्ट। इन सब का क्या है? बॉम्बे हाईकोर्ट है। अनुच्छेद नंबर 215, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी उच्च न्यायालय का भी अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? जैसे उच्च न्यायालय के अंदर कोई भी मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे से संबंधित कोई भी सजा उच्च न्यायालय ने या कोई भी प्रावधान किया है, तो सारा का सारा बायोडाटा उस मुकदमे का एक फाइल के अंदर जहां पे रखा जाएगा, ताकि इन फ्यूचर उससे संबंधित कोई मुकदमा आए तो पहले वाले मुकदमे में क्या फैसला दिया था उसको देख सके उच्च न्यायालय। ठीक है, उसको बोला जाता है अभिलेख न्यायालय। क्या बोला जाता है? यानी जहां पे उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाए गए मुकदमे या हल किए गए मुकदमों का बायोडाटा रखा जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिलेख न्यायालय। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति का उपयोग करना होगा, जिसके न्यायालय की सभी शक्तियां शामिल होगी। यानी अगर कोई नागरिक उच्च न्यायालय का अपमान करता है तो उस नागरिक को दंड देने का प्रावधान कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा, जिसमें उच्च न्यायालय की सारी शक्तियां प्राप्त होगी। भी उच्च न्यायालय की कोई बेइज्जती करेगा तो वो यहाँ तो है कौन भी हमारा पे रहोगे। ये अगर कोई बेइज्जती आपकी करता है तो आप उसको, ऐसा तो है नहीं है ना, माला पे रहोगे, उसको दंड ही दोगे। सेम कंडीशन उच्च न्यायालय की है, बस इतना याद रख लेना। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय यह उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। अत्यंत व्यापक का मतलब बहुत बड़ा होता है। 216 उच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है? प्रत्येक उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति पद के लिए समय समय पर नियुक्तियां की आवश्यकता समझते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए समय समय पर नियुक्तियां समझते हैं। अनुच्छेद 217 के अंदर क्या दे रखा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। क्या दे रखा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति और उसके पद की शर्तें। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बाद करता है। भी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? एक तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई जिसको आप बोलते हो, वो करेगा। जिस राज्य के अंदर नियुक्ति करनी है उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके। ठीक है, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? एक तो सीजेआई ऑफ इंडिया हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया जिसकी नियुक्ति राज्यपाल और सीजीआई ने की थी। और एक कौन हो जाएगा? एक संबंधित राज्यपाल हो जाएगा। 3 बंदे फिर अन्य न्यायाधीशों की क्या करेंगे? नियुक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए तभी आहर्त होगा जब वह भारत का नागरिक हो। ये इनकी योग्यता आ जाएगी। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी भी उच्च न्यायालय के जज बन सकते हो। पहली, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। 10 वर्ष तक कम से कम आपने क्या किया हो? 10 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र, यानी आप किसी न किसी न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक जज रहे हो। क्या रहे हो? जज रहे हो। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी 10 वर्ष से क्या रहा हो? 10 वर्ष से वकील, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जज आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से एक कंडीशन आपके पास में होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि वह राज्य का मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य से बाहर का होगा। यानी जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा ना, तो वो जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान के जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, तो वो राज्य का, राजस्थान का नागरिक नहीं होगा, वो संबंधित राज्य का नागरिक कभी नहीं होता। जैसे राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल को संबंधित
राज्य का नागरिक कभी नहीं होता राज्यपाल, सेम कंडीशन होती है। अनुच्छेद 218 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों उच्च न्यायालय पर लागू होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जहां जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रति निर्देश है वहां वहां उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश है। यानी जो जो काम सुप्रीम कोर्ट करता है वो राज्य के अंदर, सुप्रीम कोर्ट केंद्र के अंदर करेगा, और उच्च न्यायालय कहाँ पे करेगा, उच्च न्यायालय राज्य के अंदर करेगा। उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के संबंध में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। कैसे हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी कैसे हटाया जाएगा, यानी जो शर्तें वहां पे लागू होगी वो शर्तें यहाँ पे लागू होगी। बस इतना आपको याद रखना है। 219 के अंदर इसने क्या दे रखा है, 219 के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाएगा, राज्य का राज्यपाल। उनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अंतर आता है। कहाँ पे आता है, अनुसूची 3। मैंने आपको अनुसूचियां करवाई थी, तो अनुसूची 3 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की शपथ का प्रावधान है ना, तो वहां पे आएगा। और पद धारण करने से पहले इनको शपथ लेनी आवश्यक होती है। पद धारण करने से पहले इनको शपथ लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, आप इतना याद रख लेना। अनुच्छेद 220 न्यायाधीशों का विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है भारत राजस्थान के अंदर, आप राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है, आपके व्यवसाय पर प्रतिबंध कब लगाया जाता है, आप राजस्थान के उच्च न्यायालय के अंदर आप क्या हो, जज लगे हुए हो, जज लगे। अभी जज लगने के बाद में आप जब रिटायर होते हो तो हाई कोर्ट से नीचे के जो न्यायालय होंगे ना, वहां पे आप वकालत नहीं कर सकते। वहां पे आप क्या नहीं कर सकते, वहां पे आप वकालत नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए हो आप, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके वकालत कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट से जो नीचे के क्या होंगे, न्यायालय होंगे, वहां पे आप वकालत नहीं कर सकते हो। तो यही बात इसमें बोली गई है। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के अंदर जज रहा है और वह आगे चलकर वकील बनना चाहता है, तो वह छोटे न्यायालयों के अंदर वकील नहीं बन सकता। ये कंडीशन 220 के अंदर बताई गई है। 221 राज्य के न्यायाधीशों के क्या होंगे, न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान संसद द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन है उसको भी संसद बनाएगी। और ज्यादातर क्या होता है, बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, भी उनको लगता है भी उच्च न्यायालय है तो राज्य के अंदर है, तो इसका उत्तर क्या लगा देंगे, इसका उत्तर विधानमंडल लगा दिया जाता है, जो कि सरासर गलत हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो विधानमंडल आपको कभी नहीं लगाना। कौन कौन करेगा निर्धारण, संसद ही करता है। उनके वेतन का प्रावधान अनुसूची 2 के अंतर्गत बताया गया है। मैंने आपको अनुसूची 2 के अंतर्गत सारे के सारे बड़े पद हैं उनके वेतन के प्रावधान के बारे में बताया था। उनके वेतन के अंदर सांसद समय समय पर परिवर्तन भी कर सकती है। यानी जैसे किसी को 5 लाख दे रहे हैं तो देश के अंदर आपात की स्थिति आ गई तो कोई जरूरी तो नहीं है ना 5 लाख ही देना, उसको कम भी किया जा सकता है। तो ऐसे समय समय पर परिवर्तन भी हो सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना दिया जाता है, वर्तमान के अंदर 90,000 रुपए प्रतिमाह, तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। कितना दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को 90,000 और अन्य न्यायाधीश को 80,000 दिया जाता है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करना हो तो, जैसे राजस्थान का है तो उसे पंजाब भेजना है, वो कंडीशन है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकेंगे। कौन करेगा स्थानांतरण, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे, मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पे स्थानांतरण करेंगे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पे करेंगे, ये भी याद रख लेना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण किया जा सकता है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। 223 कार्रवाई का मुख्य न्यायाधीश की अपील। ये क्या होता है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 223 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन से होते हैं, जैसे आपके पास राजस्थान के अंदर 23 जज हैं। अभी 23 के अंदर से आपको कोई ऐसा केस आ गया भी आपको पूरे के पूरे जज बिठाने हैं जिसमें से कई जज छुट्टी पे गए हुए हैं, ठीक है। कोई ऐसा मामला आ जाता है जिसपे पूरा का पूरा
जज बैठते हैं सारे के सारे। तो ऐसा मामला अगर आ गया और आपके पास सारे के सारे जज मौजूद नहीं है, कहीं छुट्टी पे गए हुए हैं, जैसे कहीं बीमार चल रहे हैं या बहुत से काम हो जाते हैं ना, आम खास जीवन में चलते ही रहते हैं, तो जब कभी भी एब्सेंट होंगे, जज एब्सेंट होंगे, तो जो रिटायर हुए हैं उनको बुला लिया जाएगा, भी आप कार्यकारी जज बन के आओ और हमारे बेंच के अंदर बैठो। ठीक है, ये कौन करेगा? ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जब किसी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसा होता है कि एक न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, या जब इस तरह के मुख्य अंतर के अभाव के कारण या अन्यथा अपने पद के सिद्धांतों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो वह तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश होता है, जिसे राष्ट्रपति के प्रस्ताव से नियुक्त कर दिया जाता है। बस, क्या कर दिया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 214-24 के अंदर अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्यकारी में या कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण, यानी कोई भी न्यायालय है, कोई भी न्यायाधीश है, वो कार्य कर रहा है, तो उसके एकदम से ही ज्यादा कार्य आ जाता है वृद्धि के कारण, उसमें कार्य कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से आहर्त व्यक्तियों को 2 वर्ष के अधिक अवधि के लिए क्या कर सकते हैं? वह निर्दिष्ट कर सकते हैं भी आप न्यायालय के अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगा। जैसे अभी राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर संख्या है उदाहरण के लिए 23 है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत से मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले 20-20 सालों से, 20-20 सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है भी राजस्थान के अंदर है जो जजों की संख्या कम है, जजों की संख्या कम है, मामले ज्यादा आते हैं और जज कम है, तो मामलों से निपटने के लिए 2 वर्ष के लिए इन जजों की संख्या को वो बढ़ा सकते हैं। 23 तो वर्तमान के अंदर हैं ही हैं और ये परमानेंट ही रहेंगे, आगे इनकी संख्या भी बढ़ेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी तो राष्ट्र संसद के परामर्श से बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी। लेकिन राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए कार्यकारी न्यायाधीशों को भेज सकते हैं। किसको भेज सकते हैं? कार्यकारी और अपर न्यायाधीशों को, यानी उच्चले स्तर के अपर न्यायाधीशों को यहाँ पे भेज सकते हैं, और इनकी संख्या को बढ़ा के राष्ट्रपति चाहे 23 से 50 कर दे और चाहे 40 कर दे और चाहे 30 कर दे, वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास उच्च न्यायालय के बारे में जाना। कल उच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा। और 224 तक आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, 224 के बाद में कल शुरुआत करेंगे 225 से लेके आगे तक। ठीक है, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।